नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। और सब्जेक्ट्स रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज़। अभ्यास सीरीज़ के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यूज़। अभ्यास सीरीज़ में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, और हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 14 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है पार्लियामेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंडियन पॉलिटी में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो या फिर पीसीएस हो या आईएएस हो। हर किसी एग्जाम्स के अंदर पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में लेकर आए हैं। जो पार्ट 1 है वो है लोकसभा। इस वीडियो के अंदर ओनली कंसेप्ट समझाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसमें लोकसभा के लिए लोकसभा से पूछे गए सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यूज होंगे। तो देखिए, पहले हम कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यूज करेंगे। देखिए, पार्ट 5 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट 5 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट मेंशन है। अब देखो, पार्ट 5 के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर है 5। पार्ट 5 के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? 5। जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव दे रखा है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से चैप्टर में? चैप्टर फर्स्ट में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन है, ये देखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। तो कौन कौन आते हैं? एक तो आते हैं प्रेसिडेंट, जिनका आर्टिकल है 52। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल 52 में दे रखा है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, ऐसे हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिनका आर्टिकल है 63। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम, इनका आर्टिकल कौन सा है? 74 एंड 75। और लास्ट कौन से आते हैं? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका आर्टिकल कौन सा है? 76। ये सारी मैं पढ़ा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। अब देखिए, जो चैप्टर 5 है, लास्ट चैप्टर है, वो कैग के ऊपर है। कैग, ठीक है। अब इनका आर्टिकल कौन सा है? 148। कैग को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आता है चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर कौन आते हैं? हमारे पार्लियामेंट। अब देखिए, आर्टिकल 79 के अंदर क्या दे रखा है? पार्लियामेंट दे रखा है। आर्टिकल 79 के अंदर पार्लियामेंट दे रखा है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? कंपोजिशन क्या है? पार्लियामेंट के अंदर आते हैं लोकसभा, दूसरे आते हैं राज्यसभा, और तीसरे आते हैं प्रेसिडेंट। तो पूछा जाता है, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा बिल पास कर दिया गया। लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा बिल पास कर दिया गया, लेकिन ये बिल एक्ट जब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होगी। प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होगी जब तक बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। अब देखिए, अब आता है आर्टिकल 81 के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर मैं आपको ये वाला 2018 में पढ़ा रहा होता, ये वाली वीडियो 2018 में रिकॉर्ड कर रहा होता, तो मैं इसको किस तरह से पढ़ाता कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी बताता उस टाइम पे? 552। देखना, 552। ठीक है, जो 530 हैं, 530 आते हैं हमारे स्टेट से, 20 आते हैं हमारे यूटी से, यूनियन टेरिटरीज, और 2 आते हैं हमारे कहाँ से? एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता। ठीक है, अब देखो, नॉमिनेशंस के बारे में बताता हूँ आपको। आपने अगर आर्टिकल पढ़ा होगा 331, आर्टिकल 331 के अंदर क्या है? आर्टिकल 331 के अंदर ये बोल रखा है कि एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेशन मतलब सीट्स हैं रिजर्व होंगी। एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, किसमें? लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब देखो, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं, कब? किसमें? लोकसभा के अंदर। कौन सा आर्टिकल? 331। ओरिजिनली जो नॉमिनेशन था प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस का, ओरिजिनली 1960 तक बोला था कि ओनली 1960 तक ही प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन करेंगे लोकसभा के अंदर। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कहाँ तक? 2020 तक। ठीक है, 1960 से कब तक एक्सटेंड कर दिया जाता है इसको? 2020 तक। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होगा लोकसभा के अंदर। ये ओरिजिनली था 1960 तक, लेकिन 1960 के डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है कब तक? 2020 तक। कौन सा अमेंडमेंट? 95th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब हमारा 2019 में एक 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया जाता है। कौन सा? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया जाता है, और ये वाले प्रोविजन को डिलीट कर दिया जाता है। कौन सा प्रोविजन? मतलब आर्टिकल 331 को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना,
कौन से 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 104th। ठीक, अब देखो आर्टिकल 333 में क्या है, आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, फिर समझो आर्टिकल 333 में क्या था, सीट्स रिजर्वेशन थी किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। आर्टिकल 333 के अंदर एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था लोकसभा के अंदर, जिसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट वो एक एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, वन एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। लेकिन इसको भी डिलीट कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान रखना 331 और 333 को डिलीट कर दिया गया। अब प्रेजेंट में कितने हैं, 550, प्रेजेंट में कितने हैं 550, जो कि 530 आते हैं हमारे स्टेट से और 20 आते हैं हमारे यूटी से। ठीक, आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अच्छा, सेंसस को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सबसे पहले सेंसस कौन से वायसराय, मतलब कौन से वायसराय ने सबसे पहले सेंसस करवाई थी और कौन से ईयर में की थी, है ना, कौन से साल में सबसे पहले सेंसस हुई थी और कौन से वायसराय ने करवाई थी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कौन थे, लॉर्ड मायो, कौन सा, लॉर्ड मायो। और क्या ईयर थी, 1881। ठीक, अब सेंसस कितने सालों बाद की जाती है, 10 सालों बाद। किसके अंडर में की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मायो के द्वारा सबसे पहले सेंसस की गई थी कौन से ईयर में, 1881 के अंदर। कितने सालों बाद की जाती है सेंसस, 10 साल बाद। किसके अंडर में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमी का, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का लॉर्ड मायो वाला, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए, एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा टू द स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा टू द स्टेट्स। अब देखिए स्टेट्स हैं ये, अभी टोटल स्टेट्स कितने हैं इंडिया के ना, 28 स्टेट्स हैं। अब देखो 28 स्टेट्स को सीट दी गई है, ठीक है, 28 स्टेट्स को सीट दी गई है कि कितने, मतलब एक स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे लोकसभा के अंदर। एक स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, मतलब कितने लोग चुन के जाएंगे लोकसभा के अंदर, कितने लोग मेंबर बनेंगे एक स्टेट से। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ द सीट्स। किसके बेसिस पे किया गया, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो ध्यान रखें किसके बेसिस पे किया गया है, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन होता है स्टेट्स को, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। अच्छा, कौन सी पॉपुलेशन के बेसिस पे, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स का एलोकेशन किया गया है। ठीक, पहली बात। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको बोला गया था कि 1971 से सेंसस जो होगी वो कब तक, जो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स का एलोकेशन कर दिया गया था स्टेट्स को, कब तक फिक्स कर दिया था, इसको फिक्स कर दिया था 2000 तक। ठीक है, मतलब 2000 तक इसकी जो सीट्स का एलोकेशन है उसको फिक्स कर दिया गया कि इसके बाद आप नहीं करोगे, मतलब इसके बाद फिर से आप रीएलोकेट करोगे 2000 के बाद। लेकिन फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, कौन सा, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इसको डेट को और एक्सटेंड कर दिया जाता है, कहाँ तक, 2026 तक। ठीक है, फिर से समझते हैं, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स को एलोकेट किया गया था स्टेट्स को। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, और जो सीट्स थी, फिक्स सीट थी, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 2000 तक। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और वही सीट्स का जो सीट्स दी गई थी 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग, उसी सीट्स को फिक्स कर दिया जाता है, कहाँ तक, 2026 तक। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और कब तक फिक्स कर दी, 2026 तक। क्या बोलते हैं, 2026 के बाद जो भी सेंसस की जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर से रीएलोकेट किया जाएगा सीट्स का। ठीक, देखो 47 बता दिया, 84 बता दिया। अब आता है टेरिटोरियल कॉन्टिजेंसीज। अब देखो जो एक स्टेट होता है, एक स्टेट को कई सारे पार्ट्स में बांटा जाता है, जो पार्ट्स में बांटा जाता है उसी को हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ओनली एक मेंबर ही चुना जाएगा, एक मेंबर ही रिप्रेजेंट होगा, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। और करता कौन है, ये करता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन का मतलब ही होता है कॉन्टिजेंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उसको फिक्स करना, ठीक है, रीफिक्सिंग करना, डिलिमिटेशंस। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का फंक्शन क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है। तो ध्यान रखना, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है पहली बार। कितनी बार हो चुका है, मतलब कितनी बार इसको फॉर्मुलेट कर चुके, कितनी बार इसको सेटअप कर चुके हैं, तो 4 बार। कब कब, 1952, 1962, 1972 एंड 2002 डिलिमिटेशन कमीशन
प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कितनी बार हो रखा है? 4 बार हो रखा है। फंक्शन क्या है? फंक्शन पूछे जाते हैं। पहला फंक्शन मैं बता चुका आपको, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसकी बाउंड्रीज को फिक्स करना, ठीक है, पहली बात। दूसरा, SC और STs को कितनी सीट्स दी जाएंगी लोकसभा के अंदर, इसको ही फिक्स किया जाता है। और किसके बेसिस पे किया जाता है? ये भी पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस के बारे में और किसके द्वारा अपॉइंट किया गया। अब देखिए, अब करते हैं इलेक्शन सिस्टम। अपने कोचिंग सेंटर्स में और अपनी बुकों में काफ़ी सारे इलेक्शन सिस्टम पढ़ रखे होंगे, जैसे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, फिर दूसरा कौन सा आता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, है ना। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। एक आया लिस्ट सिस्टम, यहाँ पे इसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड सिस्टम। या फिर इसी चीज़ को हम मिक्स सिस्टम भी कहते हैं। मिक्स सिस्टम मतलब इसके अंदर, ठीक है, ये वाला मिक्स सिस्टम के अंदर, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट कौन सा है? टू बैलोट सिस्टम। अगर देखो, अगर मैं आपको PCS की, IAS की पढ़ा रहा होता तो मैं आपको ये बताया होता कि ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, टू बैलोट सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये है प्री की क्लासेस है, जो अभ्यास सीरीज है वो प्री के लिए है। तो जब मेंस की पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब लोकसभा की इलेक्शंस के लिए कौन सा इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को जो इलेक्शन सिस्टम है इसको अडॉप्ट करके रखा हुआ है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम किसके लिए अडॉप्ट कर रखा है? वो कर रखा है हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं, और जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम्स के द्वारा किए जाते हैं। टू बैलोट सिस्टम हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, ना मिक्स सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम को यूज़ किया जाता। अब देखो एज, मेरी एज है, मान के चलो मेरी एज है 24, ठीक है, मेरी एज कितनी है? 24। क्या मैं 24 एज का हूँ तो क्या मैं लोकसभा के मेंबर बन सकता हूँ? क्या मैं लोकसभा के जो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता हूँ, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो मिनिमम एज चाहिए, कितनी चाहिए? 25 एज। तो लोकसभा के मेंबर के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए? 25। और किसी के लिए भी चाहिए किसके लिए? PM के लिए। तो ध्यान रखना, अगर मुझे PM बनना है या लोकसभा का मेंबर बनना है तो मेरी मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कितनी एज चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 30 साल, 30 ईयर। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, मुझे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो मेरी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना, 35। और राज्यसभा के लिए 30, ठीक है, और ग्राम पंचायत के लिए 21। ठीक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एज को लेके। अब देखिए, और हाँ एक और चीज़, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? तो देखो 25 ईयर्स, ठीक है, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को इनेक्ट किया था, तो उसमें बोल दिया गया था अगर लोकसभा के मेंबर्स का अगर आपको इलेक्शंस लड़ना है तो आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। कितनी होना चाहिए? 25 एज होना चाहिए और इंडियन होना चाहिए, ये बोल दिया गया था। तो कौन सा एक्ट था? फिर से प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, कौन सा एक्ट था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। अब देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहले ये बताओ कौन से आर्टिकल में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है? तो आर्टिकल है 326। आर्टिकल 326 के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, वोट देने का अधिकार। अडल्ट किसको कहते हैं? 18+। तो देखिए, मैं अभी 70 साल का हूँ, मान लो मेरी अभी एज कितनी है? 17 साल। तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। जब मैं 18 का हो जाऊँगा या 18 से अब हो जाऊँगा, जब मुझे वोट देने का अधिकार होगा। अब देखिए, पहले ही वोटिंग एज कितनी थी? 21 थी। अब कितनी एज कर दी गई है? अब 18 एज कर दी गई है। तो मतलब वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया है 21 से 18 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था? तो वो कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 61। तो मैंने कैसे याद किया है? 1 और 1, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, 21, 61। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, ध्यान रखना।
डायरेक्ट का मतलब क्या है, पीपल, जो लोग होंगे, पीपल होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। अब मैं पूछूँ आपसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, मतलब पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते, पीपल चूज नहीं करते। मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होने के कारण मतलब पीपल्स डायरेक्टली चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पीपल डायरेक्टली, ठीक है, चूज़ करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और एक और चीज़ है, इसको हम दूसरे नाम से भी कौन से जानते हैं, पॉपुलर हाउस। कौन सा, पॉपुलर हाउस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलर हाउस कौन है, पॉपुलर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को। अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर है, तो ध्यान रखिएगा ये है लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर से भी जाना जाता है। अपर चैम्बर कौन होता है, राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर चैम्बर लोकसभा और अपर चैम्बर राज्यसभा। अब देखिए, अच्छा इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शंस कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के इलेक्शंस को कराना, कंडक्ट करवाना। और कौन से इलेक्शंस करवाता है, जब इलेक्शन कमीशन का जो चैप्टर पढ़ेंगे, जब ढंग से बताएंगे उसको, कौन सा आर्टिकल है, 324 है, याद रखना। इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल है, 324। कौन से इलेक्शंस करवाता है, तो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। तो ध्यान रखना, जब हम इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, लोकसभा पहली बार कब बनी गई थी, पहली बार मतलब इलेक्शन कब होते हैं, 1952 में, 1952 में। दो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बता दी, एज बता दी, इलेक्शन सिस्टम बता दिया। अब आते हैं हमारे ओथ एडमिनिस्टर बाय प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर, देखो क्या होता है प्रोटम स्पीकर, समझते हैं। इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद मेंबर सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद आएंगे लोकसभा के अंदर पहुंचने के बाद सभी की लिस्ट बनाई जाएगी, सभी की क्या बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखो इसमें से जो लिस्ट में से सबसे सीनियर मेंबर जो होगा, सबसे सीनियर जो मेंबर होगा उसको प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ध्यान रखो, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसका जो सबसे सीनियर मेंबर होगा उसको लिया जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटम स्पीकर बना दिया जाएगा, ठीक है। सबसे सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक। प्रोटम स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है, ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है, खुद प्रेसिडेंट। तो प्रोटम स्पीकर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलवाता है, ओथ एडमिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। और प्रोटम स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे हुए हैं, जो और भी तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको ओथ कौन दिलवाएगा, तो उनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर का क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे हुए हैं, मतलब जो रिमेनिंग न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनको ओथ दिलवाता है, क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है। किसका फंक्शन होता है, प्रोटम स्पीकर का। अब आता है हमारा इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स, ठीक है। अब देखो ये लोकसभा है और इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, 550 मेंबर्स होंगे। अब 550 मेंबर्स में से ही किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाता है, इसके भी इलेक्शंस होते हैं, ध्यान रखना। 550 मेंबर्स में से कोई 550 मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर के लिए चुन लिया जाता है, इलेक्शन कर दिया जाता है। ऐसे हमारे डिप्टी स्पीकर के लिए। अब एक चीज़ बताओ मुझे, स्पीकर की इलेक्शन डेट को कौन फिक्स करता है, स्पीकर की इलेक्शन डेट को कौन फिक्स करेगा, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, खुद प्रेसिडेंट। ध्यान रखो, स्पीकर की इलेक्शन डेट को कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है, स्पीकर। स्पीकर की प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर की स्पीकर, ठीक है। अब देखो एमपी वैकेंट सीट्स, एमपी कैसे कैसे अपनी सीट्स को वैकेंट कर सकते हैं, आपने बहुत सारे वो पढ़े होंगे, जैसे डिफेक्शन, है ना, डिफेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 10th। कौन से दो अमेंडमेंट आए, 52nd एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट, आपने पढ़ा होगा। जब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जब पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, जब उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो देखो एक तो डिफेक्शन के कारण, ठीक, और एब्सेंस, मीटिंग चल रही है और मीटिंग में लगातार, मतलब किसी मीटिंग के अंदर 60 डेज तक मतलब 2 मंथ तक बिना परमिशन के एब्सेंट है,
कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर 60 डेज़ के या फिर 2 मंथ तक एब्सेंस है मीटिंग में, ठीक है, और बिना परमिशन के। परमिशन किसके लेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा की है तो स्पीकर और राज्यसभा की तो चेयरमैन। ऐसे करके भी इनको निकाल दिया जाता है। और अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? रिजाइन किसको देंगे? स्पीकर को, ठीक है। अच्छा, स्पीकर अपने रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको देंगे? स्पीकर को, ठीक है, क्रॉसिंग होती है। स्पीकर किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। अब देखो, नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज़ 5 ईयर। जो नॉर्मल टेन्योर है लोकसभा की वो 5 ईयर है, बट कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, देखो आपने आर्टिकल 352 पढ़ा होगा। आर्टिकल 352 के नेशनल इमरजेंसी दे रखी है। कई सारी नेशनल इमरजेंसी होती हैं, जैसे 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। बहुत सारे आर्टिकल्स पे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट भी आपने पढ़ रखे होंगे। हम नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट 3 एरियाज़ के अंदर पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट 3 एरिया के अंदर पढ़ते हैं। पहला एरिया कौन सा है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला एरिया। सेकंड एरिया कौन सा है? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की लाइफ को पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा एरिया। तीसरा एरिया क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का। तो ये तीसरा एरिया है, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 पढ़ा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारे हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे लेकिन नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक। तो बस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेशनल इमरजेंसी का चैप्टर कराऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी लगी है तो जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो जो लाइफ है, जो टेन्योर है लोकसभा का, उसको एक्सटेंड किया जाता है 1 साल के लिए। एक बार में 1 साल के लिए जो लोकसभा की लाइफ है, लोकसभा की टेन्योर है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक। उसको और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इमरजेंसी के चैप्टर में। अब देखो, कैन बी डिजॉल्व, बिल्कुल की जा सकती है। लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है, तो आंसर है यस। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अपनी मर्जी से नहीं, लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। यहाँ पे आप पीएम भी बोल सकते हो, है ना। फिर से समझो, डिजॉल्व की जा सकती है। क्या लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है? तो आंसर है यस। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। खुद अपनी मर्जी से नहीं, किसकी रिकमेंडेशन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब करते हैं हम आर्टिकल 85 में सेशन दे रखा है। 85 में क्या दे रखा है? सेशन। अब देखो, आपको सेशन के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 85 में ये बोल रखा है, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 साल के अंदर आपको कम से कम 2 सेशन तो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर कितने सेशन होंगे? 2 सेशन तो करवाने ही पड़ेंगे। अच्छा, कौन कॉल करेगा, मतलब सेशन को सुमन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा सुमन किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाएगी किसको? सेशन को, ठीक। अब देखो, एडजर्नमेंट सैंड और प्रोरोगेशन, जो ठीक है मैं बताता हूँ। ये है सेशन के अंदर कई सारी सीटिंग्स, ठीक है, बहुत सारी सीटिंग। एक सीटिंग के अंदर 2 मीटिंग, M1 और M2, 2 मीटिंग, ठीक। अब देखो, मान के चलो मेरी बीवी है और मेरी बीवी भाग गई किसी दूसरे के साथ, भागी नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई ठीक है। अब देखो, वो भाग गई और मैं कौन हूँ अभी? मैं हूँ स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर हूँ, ठीक। और मेरी बीवी भाग गई और मुझे लगता है कि मैं अपनी बीवी को, देखो ये कोई मेन रीज़न नहीं है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ और थोड़ी हंसी मजाक हो जाएगी, है ना। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बीवी को 14 दिन के अंदर ढूंढ लूँगा, तो मैंने सीटिंग को टर्मिनेट कर दिया। स्पीकर हूँ मैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। रीज़न क्या होगा? वो उनका पर्सनल रीज़न नहीं होता, उनके अलग रीजन्स होते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनल रीज़न से आपको समझा रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब मैं हूँ लोकसभा का स्पीकर, और मेरी बीवी भाग गई, तो मैंने बोला कि मैं सीटिंग को टर्मिनेट करता हूँ 14 दिन के लिए, ठीक है। स्पीकर बोलेंगे कि मैं टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है, सीटिंग को फॉर अ स्पेसिफिक डे, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, किसी भी स्पेसिफिक
डेज के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट। स्पीकर के द्वारा सीटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन टाइम क्या होता है, स्पीकर के द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा सीटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पीरियड नहीं दी जाती, स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताया जाता कि कितने दिनों के लिए हम सीटिंग को सस्पेंड कर रहे हैं। एडजर्नमेंट साइन है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, और एडजर्नमेंट के अंदर टाइम पीरियड फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रोरोगेशन, क्या सेशन को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, तो आंसर यस, सेशन को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोरोगेशन। कौन करता है, तो करते हैं प्रेसिडेंट, अपनी मर्जी से, देना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं, ठीक। तो प्रोरोगेशन क्या होता है, सेशन को टर्मिनेट करना। अच्छा, सेशन को बुलाता कौन है, आपको बता चुका हूँ, सुमन कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रोरोगेशन, सेशन को टर्मिनेट करना। एडजर्नमेंट, सीटिंग को टर्मिनेट करना फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एडजर्नमेंट सेंड है, सीटिंग को टर्मिनेट करना, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता इसमें। डिजॉल्व, आपको अभी बता चुका हूँ डिजॉल्व कैसे होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिजॉल्व की जाती है लोकसभा को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, ठीक। अब देखो, रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब मान के चलो मुझे स्पीकर को रिमूव करना है, ठीक है। स्पीकर है ये, अब ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। देखो, स्पीकर का रिमूवल रिसोल्यूशन होगा, जो रिसोल्यूशन होगा वो किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास ही जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसीजर है वो सेम है। स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का जो रिमूवल रिसोल्यूशन है वो लोकसभा के अंदर ही जाएगा, लोकसभा पे जाएगा, फिर कौन से मेजोरिटी से पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से। क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा रिमूवल रिसोल्यूशन, किस किस के लिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। लेकिन चेयरमैन के लिए, और जब राज्यसभा वाला पढ़ाएंगे, चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन का अलग अलग है, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सेम है। जो राज्यसभा है वो हमारे पार्ट सेकंड के अंदर आएगा, ठीक। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो गया, ध्यान रखना, इफेक्टिव मेजोरिटी। राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है ना, राज्यसभा के अंदर रिसोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब आता है आर्टिकल 101, सॉरी आर्टिकल 100 सब क्लॉज 1, वोट बाय स्पीकर्स। देखिए, मैं हूँ स्पीकर, मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको हंसी मजाक के लिए ना, मेरी शादी नहीं हुई, अब मैंने लोकसभा के अंदर बोला कि भैया देखो शादी करना सही है या गलत है, तो इसके ऊपर वोट हुए, ठीक है। और उसके अंदर कितने थे, 100 मेंबर्स थे, तो 50 ने बोला कि नहीं शादी करोगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक। 50 ने बोला कि नहीं भाई साहब, अगर शादी आप कर लोगे तो आपको जीना ईजी हो जाएगा, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा आपको, तो शादी करना ज़रूरी है। 50 लोगों ने बोला अगेंस्ट, 50 वालों ने बोला फेवर, तो 50-50 वोट्स डिवाइड हो गए। अब ये क्या हो गया, केस ऑफ टाई हो गया, टाई का केस हो गया ना। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अब कौन वोट करेगा। देखो टाई हो गया, अब फैसला लेना है, डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए, डिसाइड होगा। अब क्या होगा कि मेरा वोट जाएगा, ठीक है, मैं वोट करूँगा, मतलब स्पीकर वोट करेंगे, या फिर अगेंस्ट में या फिर फेवर में, ठीक। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केस ऑफ टाई के वो, हाँ, केस ऑफ टाई के अंदर जब टाई का केस हो जाए तो स्पीकर अपने वोट कर सकते हैं, कास्टिंग द वोट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग द वोट। तो मैं चाहे तो अगेंस्ट में कर सकता हूँ या फेवर में कर सकता हूँ। कब, ध्यान रखना, इन केस ऑफ टाई, जब दोनों के दोनों टाई हो जाए, जब दोनों वोट्स इक्वल नंबर पर डिवाइड हो, तभी, तो ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 क्या बोलते हैं, क्वेरम। अब देखिए, हाउस की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे हाउस का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर कुछ टोटल मेंबर्स होने चाहिए, इतने नंबर तो, मिनिमम नंबर तो होने ही चाहिए हाउस की मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, हाउस के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो वो कितना नंबर है, 1/10, ध्यान रखो कितना नंबर है, 1/10। 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए हाउस के अंदर, जब भी वो अपने बिजनेस को या फिर अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है, उसको बोलते हैं क्वेरम। क्वेरम में कितना होता है, 1/10 मेंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेरम को लेके, है ना, पूछा हर पॉइंट से जाएगा, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, शायद शाम तक अपलोड कर देंगे, उसके अंदर आप लगाना PYQs, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 300, देखो सॉरी आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 में क्या है, SC और STs के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व है, रिजर्व सीट्स है,
किस में, लोकसभा के अंदर। फिर समझो आर्टिकल 330 कहता है कि SC और STs के लिए सीट्स रिजर्व हैं कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। ठीक, कितनी सीट्स हैं, तो शेड्यूल कास्ट को दे रखी है 84, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है 84, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी है 47। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व है लोकसभा के अंदर 84, और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट, मतलब कितनी सीट रिजर्व है लोकसभा के अंदर, वो है 47। ठीक है, 84 एंड 47। तो देखो अब करते हैं अब पढ़ते हैं स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है स्पेशल पावर को लेके। अब देखिए किस किस एरिया में लोकसभा की स्पेशल पावर है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, ओनली लोकसभा के अंदर। ठीक, और मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन नहीं है। और तीसरा क्या पूछा जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए कितने मेंबर्स के सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स के सपोर्ट चाहिए। यहाँ से तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है मनी बिल। देखो मनी बिल आर्टिकल 109 में क्या है कि मनी बिल को ओनली लोकसभा के अंदर ही पास किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 109 में क्या है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है, नॉट इन राज्यसभा। तो ये स्पेशल पावर है लोकसभा की। ठीक, और देखो कोई बिल जाता है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, और ये डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। स्पीकर द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको किसी कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखो। देखो पार्ट सेकंड हमारा कौन सा आएगा, राज्यसभा आएगा। राज्यसभा के बाद बिल फिल के बारे में पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, मनी बिल और जॉइंट सीटिंग, मनी बिल और जॉइंट सीटिंग को लेके मैं शॉर्ट्स बना चुका हूँ। 2 शॉर्ट्स हैं लगभग 50-50 सेकंड्स के। ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना, अगर आपने वो देख लिया तो कम से कम 2 मिनट के अंदर आपकी जॉइंट सीटिंग का भी रिवीजन हो जाएगा और मनी बिल का भी रिवीजन हो जाएगा। टाइम हो तो आप देख लेना, बहुत अच्छे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। अब देखो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है, नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करना है, खारिज करना है, तो लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। ठीक, नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। जॉइंट सीटिंग देखो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 108। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ये जितनी भी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो शॉर्ट के अंदर है, आप एक बार जाके शॉर्ट को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ओनली हल्की हल्की बात बता रहा हूँ आपको। जॉइंट सीटिंग देखो, जॉइंट सीट कौन बुलाते हैं, कौन समन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको प्रिसाइडिंग कौन करेगा, जॉइंट सीटिंग हुई, जॉइंट सीटिंग का प्रिसाइड कौन करेगा, ध्यान रखना, स्पीकर। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला, 2 मिनट रुकना है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चलता है कि जो चेयरमैन है, जो हमारे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि चेयरमैन जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज को ऑफिशियो ऑफिसर ऑफ राज्यसभा को ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ना, को ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ध्यान रखना कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन प्रिसाइड नहीं कर सकते जॉइंट सीटिंग को। और किसके रूल ऑफ प्रोसीजर किसके फॉलो किए जाएंगे, ध्यान रखना लोकसभा के, इसलिए स्पेशल पावर मानी जाती है। ध्यान रखना चेयरमैन नहीं किया जा सकते, क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं ना। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल आपने 75 सब क्लॉज 3 पढ़ा होगा, मैं करवा चुका हूँ ये। तो क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, तो ये भी स्पेशल पावर मानी जाती है। एनुअल फाइनेंशियल बिल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 112। तो जो भी एनुअल फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा के अंदर, वो लोकसभा ही वोट इन डिमांड, जब एनुअल फाइनेंशियल बिल बताया जाएगा जब बताऊंगा कि लोकसभा की क्या स्पेशल पावर है इसको लेके। ठीक, अब देखो स्टेट्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट्स को सबसे ज़्यादा सीट दी गई है लोकसभा के अंदर। तो इसकी मैं ट्रिक बना के लेकर आया हूँ
और ट्रिक से ही मुझे याद है। देखो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इनर पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको भी मैंने, तो ज्योग्राफी को मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स बना के रखी हुई है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि जो हिल्स है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, और जो ट्रिब्यूटरीज है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं कि ये कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी की है, तो उसको भी मैंने ट्रिक से याद करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है या फिर लगता है कि हाँ ये लड़का सही पढ़ा रहा है ठीक है, ये हमारे आने वाले हर एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ये वीडियो कंट्रीब्यूशन देगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आपकी लाइफ को सक्सेस बनाने में, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहते रहूँ। अब देखो ट्रिक क्या है, यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर, यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर। देखो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट दी गई है, ठीक है। एम, पहला शब्द याद रखना है, एम महाराष्ट्र, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, बी बिहार, टी तमिलनाडु, एम मध्य प्रदेश, कर कर्नाटका, ठीक है। यूपी में वर्ल्ड बैंक थी माना कर। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन टेरिटरीज विद 1 सीट इन लोकसभा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसको 1 सीट दी गई है लोकसभा के अंदर, तो उसका ट्रिक क्या है, ऑल पीसी। क्या ट्रिक है, ऑल पीसी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, पौडुचेरी और चंडीगढ़, ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, पौडुचेरी और चंडीगढ़, है ना, ऑल पीसी। स्टेट विद 1 सीट इन द लोकसभा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको 1 सीट दी गई है लोकसभा के अंदर, तो वो क्या है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री मतलब सिक्किम, नरेंद्र नागालैंड, एम फॉर मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड मिजोरम। अब देखो आपके मन में आया होगा यार एम से तो मध्य प्रदेश भी पड़ता है ना, लेकिन मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो 1 सीट पर तो नहीं दे सकते, 1 सीट तो नहीं दे सकते ना मध्य प्रदेश को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए मिजोरम है ना। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पूछा जाता है ये कि एरिया वाइज सबसे बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, लद्दाख। स्मॉलेस्ट कौन सी है, चांदनी चौक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जेबी मलवंकर, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जेबी मलवंकर। अच्छा, जेबी मलवंकर पहले ऐसे स्पीकर थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया गया था, ध्यान रखना। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जेबी मलवंकर, और पहले ऐसे स्पीकर थे, ये फर्स्ट स्पीकर थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया गया था, ठीक। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम एंगर, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, अनंत शयनम एंगर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार, क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। और फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर PA संगमा। तो ये थी लास्ट स्लाइड, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी लोकसभा के MCQs होंगे और PYQs होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ PYQs इंपॉर्टेंट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद, बस यहीं तक था हमारा सफ़र।